जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में हमने हिंदी वर्णमाला में स्वरों के वर्गीकरण के बारे में अब तक हम पढ़ चुके हैं और आज इस वीडियो में हम स्वरों के जो भी हमने आज तक स्वरों के बारे में पढ़ा हुआ है उसके वर्गीकरण के बारे में, मुखाकृति के बारे में, या फिर उच्चारण के आधार पर, या फिर जिह्वा के आधार पर, या मुख के आधार पर, या नासिका के आधार पर जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं उसको हम इस वीडियो में प्रॉपर वे में क्या करेंगे, इसको हम दोहराने वाले हैं इसमें। तो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं घबराइए। जो भी अगर आपको कहीं भी दिक्कतें आएंगी वर्णमाला में, जो भी आपको अब तक जो 4-5 वीडियो आप देखे हैं उसको नहीं समझ में आया है, तो इस वीडियो में उस सारे वीडियो का एक छोटा सा ये क्लिप है जो उसका समझिए सार है ये, ठीक है। यानी जो चीज़ उसमें डिटेल में पढ़ाया गया है और उसी चीज़ को इसमें बस हम रिवाइज करने वाले हैं। इसमें पूरा जितना भी अब तक हमने पढ़ा हुआ है पूरा इसी तरह से हम सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ रिवाइज भी करेंगे। एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे फिर रिवाइज करेंगे। हमने स्वर का वर्गीकरण जो है पूरा पढ़ लिया है, अब उसको हम रिवाइज करने वाले हैं। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। किसी महानुभाव ने कहा है कि तट पर यानी सागर के तट पर बैठे हाथ कहाँ कुछ आएगा। सागर के तट पर, तट यानी समझते हैं ना किनारा, सागर के तट पर बैठे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुमको जब सागर की तह तक जाएगा। कुछ न आए हाथ तो समझ लेना कि डुबकी अभी अधूरी है। चाहे कितना भी हो मुश्किल, चाहे कितना भी हो मुश्किल, पहला कदम ज़रूरी है। तो दोस्तों आइए आज हम पहला कदम बढ़ाते हैं वर्णमाला के संपूर्ण रिवीजन की तरफ। आइए दोस्तों देखिए, हमने स्वर के बारे में पूरी चीज़ें पढ़ ली हुई थी, ठीक है। ठीक है, हिंदी में जो हमारा हिंदी जो था, हिंदी दिवस के बारे में हमने पढ़ा था कि मुख्य बिंदु के बारे में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हिंदी दिवस हमारा कब होता है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। तो ये 3 दिवस जो हिंदी से रिलेटेड हैं उसको हम ज़रूर याद रखना है आप सभी को। तो दोस्तों कि हिंदी दिवस क्या है, तो 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो 10 जनवरी को, या अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछेगा तो कौन सा, तो आपका 21 फरवरी हो जाएगा। वही हिंदी हमारी कौन सी हिंदी क्या है, तो राष्ट्रभाषा नहीं है, ये हमारी राजभाषा है। ये इसका वर्णन क्या है, तो अनुच्छेद 343 ए में इसका वर्णन है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ लिया हुआ था। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं और 52 वर्ण में जिसमें स्वरों की संख्या 11 स्वर हैं, व्यंजन 33 हैं, ठीक है। और वहीं अयोगवाह की बात करें तो 2 अयोगवाह हैं, उच्छिप्त की बात करें तो 2 उच्छिप्त हैं, संयुक्त की बात करें तो 4 हैं। तो 11, 33, 2 और 4 जोड़ेंगे टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 52, ठीक है। तो यानी आपके 52 वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है। 33 व्यंजन, ये अ से जो आपको स्वर दिख रहे हैं, ये टोटल स्वर जो यहाँ पे आपके सारे स्वर लिखे गए हैं अ से लेकर के, ठीक है, अ तक। अंग और आहार नहीं है। अंग और आहार को क्या रखा गया है, अयोगवाह में। अयोगवाह क्या है, अंग और अह जो है अयोगवाह, ये दोनों अयोगवाह होते हैं। वहीं उच्छिप्त की बात करें तो उच्छिप्त ड और ढ आपके उच्छिप्त हैं। अब ये देखिए, उच्छिप्त को इसको ताड़न जात व्यंजन भी बोलते हैं और साथ ही आपको याद होगा पिछले वीडियो हमने पढ़ाया था कि इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हैं, या द्विगुण कहे, उच्छिप्त कहे, या ताड़न जात कहे, तो आप समझिएगा वही है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं जिसमें आपका छ, त्र, ज्ञ और स्र होता है। ये चीज़ें आपको हमने बता दिया हुआ है, ठीक है। संयुक्त क्यों होते हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए इसको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आपको पहले ही बता दी गई हैं। आइए हम इसमें स्वरों के वर्गीकरण का संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला जो प्रकार था मात्रा काल, मात्रा के आधार पे कहें या उच्चारण के आधार पे कहें, तो स्वर हमारे कितने हैं, तो स्वर हमारे 3 हैं। देखिए, हर स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर स्वर वो होता है जिसमें जिनका उच्चारण हम कम समय में कर पाते हैं, और वहीं हर स्वर का दोगुना समय हमारा दीर्घ स्वर में लगता है।
और दीर्घ से भी ज़्यादा समय किसमें लगता है, प्लुत स्वर में। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हर्ष स्वर है वो एक मात्रिक है और दीर्घ स्वर द्विमात्रिक है और प्लुत स्वर 3 मात्रा वाला है। यानी हर्ष स्वर में हम कह सकते हैं कि एक मात्रा का समय लगता है। क्या, एक मात्रा का समय लगता है। इसमें जो है 2 मात्रा का काल लगता है, ठीक है। और इसमें जो है 3 मात्रा यानी प्लुत में 3 मात्रा, ठीक है। यानी जिसमें एक मात्रा काल का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका हर्ष कहते हैं। जिसमें 2 मात्रा काल का समय लगे, यानी 2 मात्राएं, जब जितने में एक हम दीर्घ उच्चारण करेंगे उतने में हम 2 हर्ष को उच्चारित कर पाएंगे उतने ही समय में। वहीं अगर प्लुत की बात करें हम, तो प्लुत में जितना में हम 3 वर्ण की मात्रा करेंगे, जितने समय में अगर हम एक की प्लुत जितने में एक बोलेंगे उतना हम हर्ष 3 मात्रा उसमें में बोल लेंगे, ठीक है। नहीं, हर्ष का 3 गुना होता है। बस समझ गए। चलिए आइए, तो आप समझ जा रहे हैं कि हर्ष स्वर में, अगर हर्ष स्वर के स्वरों की बात करें तो 4 होते हैं। ये हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है। पहला क्या है, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर में आ, बड़ी, बड़ा, उ, ए, ऐ, उ, औ। इसमें यानी इसमें कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। यानी टोटल 7 4 11 स्वर आपके सामने जो है प्रस्तुत हो जाते हैं। अब देखिए दूसरा आपका है ये क्या, प्लुत स्वर जिसमें क्या हो, 3 मात्रा का स्वर। जैसे नहीं कहते हे राम राम, तो राम यहाँ देखिए अ लंबा खींचा जाता है, यानी अ को लंबा खींचा जाता है, ठीक है। या ओम, या हम कह दें क्या, ओम, ठीक है, ओम वाला ओम नहीं कहते, तो इसका ये जो ऊ वाला होता है ये काफ़ी लंबा खींचा जाता है, ठीक है ना, तो ओम हो जाता है इस तरह से। अब यहाँ देखिए दूसरा जो ओष्ठाकृति के आधार पर सॉरी दोस्तों, ओष्ठाकृति के आधार पर मतलब 2 प्रकार के होते हैं, एक वृत्तमुखी, एक आवृत्तमुखी। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमारे जो मुख होते हैं, जो होठ होते हैं, वो वृत्त के समान हो जाते हैं। तो जब वृत्त के समान होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वृत्ताकार या वृत्तमुखी। जैसे उ, ओ, औ। ये 4 ऐसे हैं जिनका उच्चारण करने में हमारा मुख क्या हो जाता है, गोल हो जाता है, यानी वृत्त के समान हो जाता है, ठीक है। यही अवृत्तमुखी में, इसमें क्या होता है, उच्चारण करते समय हमारा मुख जो है वृत्त के समान गोल नहीं होता है। चलिए ये तो हो गया। अब इसके बाद है आपका, ठीक है, तीसरा जो हमारा प्रकार है यहाँ पे जिह्वा के आधार पर स्वर। तो जिह्वा के आधार पर 3 स्वर होते हैं जो कि आपको पता है, ठीक है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब इसमें समझना है कि अग्र स्वर क्या होता है, पश्च स्वर क्या होता है और मध्य स्वर क्या होता है, ठीक है। इन तीनों के बारे में हमको डिटेल में जानना है। देखिए अग्र स्वर वो होता है जब जीभ के ऐसे स्वर जो जीभ के अगले भाग से आगे वाला, जो ये वाला भाग होता है, आगे भाग से उच्चारण जिनका हो। जैसे इसमें जब कंपन हो, यहाँ टोंडी जो कहते हैं, टोंडी नहीं कहते, इसका ये टुनमुनी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वहाँ से है। देखिए यहाँ पे जैसे अग्रभाग ई, ठीक है, री, ए, तो कंपन कहाँ ज़्यादा होती है, यहाँ जीभ के अगले भाग में। जीभ के मध्य भाग में। पश्च भाग जीभ के पीछे वाले भाग से जिनका उच्चारण होता है, आ, उ, औ, ठीक है। तो ये आपके होते हैं, यानी पश्च भाग यानी पिछले भाग के जीभ के पीछे भाग से हो, ठीक है। मध्य भाग जो जीभ के मध्य से हो, अग्रभाग जो जीभ के आगे वाले भाग से हो। एकदम आसान है याद करना। अग्रभाग में ई, री, ए आएगा, मध्य भाग में अ आएगा, पश्च भाग में आ, उ, औ आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो चौथा मुखाकृति के आधार पे, यानी मुख की जो आकृति बनती है, कभी हमारा ऐसा उच्चारण करते हैं, कभी मुख बंद हो के समान लगता है, कभी आधा बंद लगता है, कभी आधा खुला रहता है, कभी पूरा खुला रहता है। तो इस तरह से जैसे देखिए समवृत्त स्वर यह क्या है, इसमें लगभग स्वर क्या होते हैं, इसका जब उच्चारण करते हैं तो लगभग मुंह क्या होता है, समवृत्त, मतलब लगभग वृत्त के समान एकदम पूरा बंद रहता है। समवृत्त में क्या होता है, पूरा बंद रहता है। अर्ध समवृत्त में, अच्छा समवृत्त का मतलब पूरा बंद, अर्ध समवृत्त है तो इसमें आधा बंद रहता है। विवृत्त में खुला रहता है, विवृत्त में क्या हो जाता है, खुल जाता है पूरा मुँह, आ,
ठीक है। और अर्धविवृत में वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख क्या हो, आधा खुला हो। इसमें आधा खुलेगा, इसमें पूरा खुलेगा, इसमें आधा बंद रहेगा, इसमें पूरा बंद रहेगा। बात समझ कि समवृत में पूरा बंद, अर्ध समवृत में आधा बंद, विवृत में पूरा खुला रहेगा और अर्धविवृत में आधा खुला रहेगा, ठीक ना। तो ये देखिए ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करने में हम मुख क्या होता है, लगभग बंद के समान होता है, तो यहाँ जो है समवृत यानी वृत्त के समान लगभग बंद प्रतीत होता है। जैसे ई उ री, ठीक है। तो इसमें लगभग हमारा ये जो वर्ण है इसमें मुख लगभग क्या रहता है, बंद रहता है। और इसमें क्या रहता है, इसमें आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है, ठीक है। किसमें, अर्ध समवृत में, इसलिए ए ओ हो गया। विवृत में क्या होता है, तो विवृत में आप कहेंगे तो विवृत में आपका खुला होता है, क्या होता है, पूरा खुला होता है। और अर्धविवृत में आधा खुला होता है, क्या होता है, आधा खुला होता है, ठीक है, आधा खुला होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि आधा खुला कहाँ रहता है, पूरा खुला कहाँ रहता है, आधा बंद कहाँ रहता है, पूरा बंद कहाँ रहता है, ठीक है। तो विवृत में सिर्फ आ आता है, आ ही एक ऐसा स्वर है जिसमें पूरा खुला रहता है, बाकी अर्धविवृत में आधा बंद रहता है, जैसे अ आए औ, ठीक है। तो आई होप इतना जितना चीज़ें अब तक आप लोगों ने पढ़ा है इसको आपने दोहरा लिया होगा।